हाउ आर यू? काफी टाइम बाद ना। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स पढ़े मैंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कमेंट्स था, बहुत अच्छा लगा। जिसमें सौदामिनी, छविराज, सोनाली, प्रियंका, बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्लाइमेट, है ना। तो हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, जलवायु, है ना। तो क्लाइमेट में क्लाइमेट होता क्या है ये सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है। लेकिन क्लाइमेट से पहले मैं ये जानूंगी कि एक और वर्ड आपने सुना होगा, वेदर, है ना। वेदर और क्लाइमेट में अंतर जानते हैं आप? क्या अंतर है बताइए? वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या है ना, ये जानना जरूरी है। सो वेदर देखिए, कुछ हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, है ना, क्लाउडीनेस, है ना, रेनफॉल। टेम्परेचर यानी तापमान, हिंदी वाले लोगों के लिए भी कुछ किया है मैंने। इसमें आएगा आपका वायु दाब, है ना, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, क्लाउडीनेस यानी बादल, और रेनफॉल यानी वर्षा। ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं और इनकी स्टडी ही क्लाइमेट कहलाती है। एक्चुअली में इनकी लॉन्ग टर्म स्टडी यानी कि लॉन्ग टाइम तक हम इनकी स्टडी करते हैं अगर, तो वो क्या कहलाती है? क्लाइमेट कहलाता है। और अगर हम इसमें वेदर को देखें तो शॉर्ट टर्म स्टडी, इन फैक्टर्स की शॉर्ट टर्म स्टडी जो है वो कहलाती है क्या? वेदर। जैसे लॉन्ग टर्म से क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म से मतलब है कि कम से कम 35 ईयर्स, ठीक है ना, मिनिमम 35 ईयर्स और मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर कम से कम मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 1 वीक तक की स्टडी होगी, मैक्सिमम 1 वीक, ठीक है ना। 1 वीक की स्टडी जो होगी वो होगी क्या? आपकी वेदर कहलाएगी। सो देखा हमने कि क्लाइमेट और वेदर में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है केवल, कि लॉन्ग टर्म स्टडी अगर हम करते हैं, कुछ फिनोमेना है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, रेनफॉल, या फिर तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, बादल, वर्षा, इन सब की जो लॉन्ग टर्म स्टडी होगी वो क्लाइमेट कहलाती है। और शॉर्ट टर्म स्टडी या शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम स्टडी करते हैं इन चीजों की, तो वो क्या कहलाएगी? वेदर कहलाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्लाइमेट की जो डेफिनेशन है वो कहलाती है, वो आपकी हो गई किस तरह से कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस और रेनफॉल, यानी कि ये जो वेदर कंडीशंस हैं कुछ, इनकी स्टडी ही लॉन्ग टर्म स्टडी क्लाइमेट कहलाती है, ठीक है ना। ये हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइमेट का फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे क्लाइमेट को? तो जिसमें 3 फैक्टर्स हैं। पहला है टेम्परेचर, तापमान, दूसरा है प्रेशर, वायुदाब, एंड थर्ड वन इज रेनफॉल यानी वर्षा। ये 3 फैक्टर है, ये बेसिक फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे इसमें हम इस टॉपिक में हम कई सारे फिजिकल ज्योग्राफी के कई सारे जो है टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी हम लोगों ने साथ में नहीं पढ़ी है, लेकिन मे बी आप लोगों ने पहले पढ़ी हो या एनसीईआरटी से पढ़ा हो, या नहीं भी जिन्होंने पढ़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सब समझ में आएगा। मैं बेसिक से लेके चलूंगी और सारा बता दूंगी आपको, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए टेम्परेचर, तापमान, वायुदाब और रेनफॉल, वर्षा, इन तीनों फैक्टर्स की वजह से क्या होगा कि क्या क्लाइमेट हमारा अफेक्ट करता है, अफेक्ट होता है। जिसमें हम सबसे पहले लेके चलेंगे टेम्परेचर को। और टेम्परेचर जो है कई चीजों पर वेरी करता है, जिसमें लैटिट्यूड्स, है ना,
ऑल्टीट्यूड्स ऊंचाई, उसके बाद कॉन्टिनेलिटी यानी कि आपकी तट रेखा, तटीय रेखा, स्लोप्स यानी कि आपके जो स्लोप्स हैं वो, ओशन करेंट्स है ना, धाराएं, एयर करेंट्स है ना, यानी विंड की बात हम यहाँ करेंगे, और वेजिटेशन, इस तरह के ये जो है टेम्परेचर को अफेक्ट करेंगे। ये सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो देखते हैं हम सबसे पहले लैटिट्यूड को। हाँ, तो हम देखते हैं लैटिट्यूड्स अफेक्ट द टेम्परेचर, है ना। हमने देखा कि क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स देखे हमने, टेम्परेचर, प्रेशर एंड रेनफॉल। तो तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम टेम्परेचर को ले रहे हैं, और टेम्परेचर को भी अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स थे, जिसमें सबसे पहले लैटिट्यूड था। तो लैटिट्यूड्स को हम देखते हैं, अक्षांश को हम देखते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। देखिए, अक्षांश रेखाओं में ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको क्या कहते हैं हम, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। नेक्स्ट हम बना लेते हैं 23.5 नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ नेक्स्ट हम साउथ में बना रहे हैं 23.5 साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। इसको कहते हैं मकर रेखा। नेक्स्ट 66.5 नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल, है ना, आर्कटिक रेखा ही कहते हैं हिंदी में भी। नेक्स्ट इसके अपोजिट में बनेगा तो एंटी आर्कटिक हो जाएगा, यानी अंटार्कटिक हो जाएगा। ये 66.5 साउथ में बनाएंगे हम अंटार्कटिक, यानी कि अंटार्कटिक रेखा ही कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ पोल, है ना, 90 डिग्री, एंड साउथ पोल 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारे मेन लैटिट्यूड्स हो गए, जिसे हमने अर्थ की स्टडी करने के लिए डिवाइड किया हुआ है इन लैटिट्यूड्स में, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं सन बना दूं, ठीक है, तो सन बनाने के बाद मैं पूछूं कि कौन से लैटिट्यूड पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जो है वो कहां ज्यादा होगा। तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, मुझे पता है कि आप लोग ये जानते हैं अच्छी तरह कि इक्वेटर पर, यहाँ इक्वेटर पर चूंकि सीधी रेखाएं पड़ रही हैं, सीधी लाइन में सन की रेज पड़ रही हैं, इसीलिए इक्वेटर वाला पोर्शन गर्म होगा बहुत, जबकि जो पोल्स वाला एरिया है उस पर टिल्ट होके, है ना, तिरछी पड़ रही हैं सूरज की किरणें, है ना, सनरेज। तो इसीलिए वहां पर क्या होगा कि वहां पर उतनी ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, मे बी 0 भी हो सकता है। तो इसे मैं दिखाना चाहती हूं इस तरह से कि ये 0 डिग्री जो है वो है लोअर लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड। और जब हम लोअर लैटिट्यूड से ऊपर हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएं, यानी कि 1, 2, 3, 23.5, 66.5, 90 डिग्री एंड हाफ, है ना, हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएं, या इधर हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएं, ये भी तो हायर लैटिट्यूड होगा भाई, ये लोअर लैटिट्यूड थोड़ी होगा। यहाँ पर भी तो हम साउथ में जा रहे हैं 23, 66 एंड 90 तक, है ना, तो ये भी हायर है, यानी कि लोअर लैटिट्यूड से
हायर लैटिट्यूड तक जाने पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, है ना। तो आपने कहा डिक्रीज होगा, है ना, आपने कहा डिक्रीज होगा यानी घटेगा, है ना, डिक्रीज होगा यानी घटेगा, आपने कह दिया। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करना है जो कि आज आप समझोगे, ठीक है ना। देखिए आइए, तो सबसे पहले मैं लेती हूं कि सन से लाइट हमें कहां से मिलती है, लाइट हमें मिलती है सन से, है ना। बेसिकली एनर्जी भी हमें सन से ही मिलेगी ना, तो एनर्जी पे आना है हमें। लाइट मिली हमें सन से, और ये लाइट किस फॉर्म में अर्थ पर आई, सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है। ये जो है लाइट हमारे पास किस फॉर्म में आई, ये आई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स के रूप में, जिसे हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर डिवाइड करके हमने ले लिया। यानी कि वेवलेंथ कहते हैं लैम्डा, एंड फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं हम, ठीक है ना। और इसके बेस पर हमने इसे डिवाइड कर लिया अल्फा, बीटा, गामा रेज में या अल्ट्रा वायलेट रेजेस में, एंड एक्स रेज, और बहुत सारी, है ना। ऐसे करके हमने इन्हें ले लिया। तो ये जो लाइट आई वो हमारे पास कितनी आई, यहां पर 51% लाइट ही सरफेस पर आई, ठीक है ना। 51% लाइट आई। हालांकि क्या हुआ कि ये जो है, आइंस्टाइन जी ने कहा कि E = एनर्जी के लिए mc², ठीक है ना, ये दिया एक फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या कहते हैं, m क्या है, मास है, E क्या है, सॉरी c क्या है, सनरेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ सनरेज, ठीक है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी दी हुई हो अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, जैसे कि ये आई 51%। अच्छा होता क्या है यहाँ पर, अर्थ सन जो है, सन में ना कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, जो 2 में डिवाइड होती है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो इनके बेस पे क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के एटम यहां से यहां, हाइड्रोजन के एटम हीलियम में चेंज होते रहते हैं, है ना। हाइड्रोजन के एटम हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं, जिसमें क्या होता है यहाँ पर अगर 1 यूनिट यहां पर मैं लूं और यहां पर 1 यूनिट के बाद हीलियम भी 1 यूनिट बनना चाहिए, लेकिन कुछ एनर्जी ना रिलीज हो जाती है, कुछ एनर्जी चली जाती है, यहां पर केवल 0.7 ही यूनिट बन पाता है हीलियम। यानी जो 0.3 है ना, जो छूट गया वो कहां चला जाएगा, वो है हमारा क्या, मास। तो यहां पर हमने ले लिया मास कितना है हमारा 0.3 इंटू हमारा C कितना दिया है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, स्क्वायर कर देंगे तो कितनी ज्यादा एनर्जी ये रिलीज हो जाएगी यहां पर, है ना, बहुत लॉट्स ऑफ एनर्जी, है ना। और यही एनर्जी
क्या होगा, यही एनर्जी कुछ तो हाइड्रोजन से हीलियम बनने में फिर से चली जाएगी और बाकी की पृथ्वी पर आ जाती है, पृथ्वी की सरफेस पर आ जाती है ना। तो यहां से हमने देखा कि किस तरह से कितनी हीट हमारे पास आती है, ये हम लोगों ने देखा। अभी हम वापस आते हैं यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं कि हायर लैटिट्यूड तक जाने पर जो सन की रेज हैं वो टेम्परेचर, सन की रेज का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। आंसर डिक्रीज है डेफिनेटली। तो डिक्रीज करेगा तो क्यों करेगा, वापस यहाँ आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं आगे। हम इसको समझते हैं अर्थ की रोटेशन से, है ना। अर्थ की रोटेशन से देखेंगे हम इसको, अर्थ की मोशन से देखेंगे हम इसको।